क्राइम आमतौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी इलाके में यकसा तौर पर फैला हुआ नज़र नहीं आता और किसी जगह पर क्रिमिनल एक्टिविटी किसी इलाके में ज़्यादा होती है और किसी जगह पे आमतौर पे कम होती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नोयत है कि किसी इलाके में क्राइम ज़्यादा है, किसी में कम है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब हम क्राइम मैपिंग मैपिंग के अमल से गुजरते हैं या करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है। इससे ना सिर्फ हमें क्राइम हॉटस्पॉट्स का पता चलता है बल्कि हमें पैटर्न ऑफ क्राइम का भी पता चलता है। पैटर्न ऑफ क्राइम से मुराद मेरी क्राइम क्राइम की नौयत है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे चोरी हो रही है, ड्रग डीलिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, या फिर मोबाइल स्नैचिंग का काम हो रहा है। तो ये जो नौयत है या जो पैटर्न ऑफ क्राइम है, ये भी क्राइम मैपिंग की वजह से ही रिसर्चर या क्रिमिनोलॉजिस्ट या लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को पता चलता है। और आमतौर पर क्राइम हॉटस्पॉट्स को ही क्राइम मैपिंग की जान समझा जाता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर क्राइम मैपिंग को के कैनवस को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम क्राइम की नौयत और क्राइम हॉटस्पॉट्स के बजाय इसमें वजूहात को भी शामिल कर लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा और क्राइम मैपिंग जो है हमें ज़्यादा फ़ायदे दे सकती है। हमें इससे मुराद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को है। इसमें अभी जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं, वो काफ़ी हद तक तकरीबन पिछले 30 साल से वो इन बातों से वो आगे की तरफ आ रहे हैं कि क्राइम का पैटर्न या विक्टिमाइजेशन का जो पैटर्न है, क्या वो ज़रूरी है या ये क्राइम का पैटर्न या विक्टिमाइजेशन की जो वजूहात हैं, इनको भी जानना ज़रूरी है और क्राइम मैपिंग का इसका इन चीज़ों का क्राइम मैपिंग का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्राइम हॉटस्पॉट्स का नुकसान जो है वो नेबरहुड को और वहाँ पे रहने वाले लोगों को, वहाँ के कारोबार को, वहाँ पे किसी किस्म की माशरती एक्टिविटी को क्राइम हॉटस्पॉट की वजह से नुकसान होता है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर ये बात आम हो कि वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी है तो लोग उस तरफ जाना पसंद कर देते हैं। आम तौर पर लोग ऐसे इलाकों के स्कूलों से भी बच्चों को हटा लेते हैं और अगर वो को मार्केट एरिया तो वहाँ से शॉपिंग का भी और ख़ुसूसन ख़वातीन और जो बच्चे हैं वो इज्तनाब करते हैं। और फिर ऐसा है कि क्राइम स्पॉट की वजह हॉट स्पॉट की वजह से जब जो लोग अंदाज़ा कर लेते हैं कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त या कोई भी 24 आवर्स में जो जो टाइम है जिस जिस वक्त क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उस इलाके को अवॉइड करते हैं, जिसका ज़ाहिर है कि पूरी कम्युनिटी को नुकसान होता है। और दूसरा ये है कि पुलिस को भी अपने रिसोर्सेज की तैनाती ऐसे क्राइम हॉटस्पॉट्स पे करनी होती है। अ, हम ज़ाहिर है कि समझते हैं कि जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड पुलिसिंग है वो यही है कि जहाँ पे उनको क्राइम मैपिंग से पता चल जाता है कि ये एरियाज क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं तो वहाँ पे वो अपनी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करते हैं। लेकिन जहाँ तक लोगों को क्राइम हॉटस्पॉट का नुकसान है, वहाँ पे किसी हद तक जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है और वो क्राइम प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से डील करते हैं। क्राइम हॉटस्पॉट टेक्निक जो है या क्राइम मैपिंग टेक्निक जो है पुलिस को एक नए एवेन्यू पर लेके गई है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड पुलिसिंग जो है वो क्राइम हॉटस्पॉट को ही मद्देनजर रख के बनाई गई है या इसका रिवाज आम हुआ है। और इसका फ़ायदा अभी तक जो क्राइम हॉटस्पॉट्स का है वो ये है कि आप एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, टाइमिंग्स को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं और अगर इसमें जो हम सिर्फ डेटा एनालिसिस से काम ले रहे हैं या डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं कि वो टाइमिंग्स और किस किस्म का क्राइम का पैटर्न है, इसमें हम क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज को भी शामिल कर लें तो क्राइम हॉटस्पॉट टेक्निक को हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो सवाल उभरते हैं कि क्राइम किस वक्त हो रहा है और क्राइम की मार्केट प्लेस क्या है। इसकी मिसाल हम दो सवालों से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि कहाँ पर मंशियात बेची जा रही हैं और मंशियात की मार्केट क्या है। तो अब ये जो क्राइम हॉटस्पॉट की जो मौजूदा हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमें कई जगह पे ऐसा है कि हम बंद गली में चले जाते हैं कि इसका आगे तदारक कैसे करना है। आम तौर पर देखा गया है कि अगर जराइम को जड़ से ही
उखाड़ दिया जाए। जड़ से उखाड़ने का मकसद ये है कि उसकी वजूहात को ख़त्म कर दिया जाए, तो शायद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को इतने रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना हो जितनी वो आम तौर पर कर रहे होते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि वो कौन-सी एरियाज़ हैं इसी सवाल के जवाब में कि जहाँ पे मंशियात बिक रही हैं, और वो जगह क्यों सेलेक्ट की गई है, और अगर ये देख लिया जाए कि ये जो अल्टीमेटली जो खरीद और फरोख्त है, इसके जो लोग हैं, इसके जो यूज़र्स हैं या इसके मार्केट की तरह, तो हमें बेहतर तरीके से नताइज हासिल किए जा सकते हैं। और हम इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसमें क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज़ को भी शामिल कर लें। मिसाल के तौर पर प्लेस थ्योरी है, प्लेस थ्योरी में अगर हमें पता चल जाए कि ये जगह किस लिए इंतखाब की गई है, तो हम बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बना सकती हैं। और अगर हम स्ट्रीट थ्योरी की बात कर लें, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने रिसोर्सेज को थोड़ा बड़े लेवल पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लेस जो है वो एक स्टैटिक जगह है, जबकि अगर स्ट्रीट की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को थोड़ी मोबिलिटी की भी ज़रूरत है, वहाँ पे गश्त की भी ज़रूरत है, या वहाँ पे पेट्रोलिंग को और बढ़ा दिया जाए, तो आसानी के साथ इस जगह को और डील किया जा सकता है। और अगर हम नेबरहुड थ्योरी की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो एक जगह से नहीं या एक गली से नहीं, बल्कि पूरे इलाके में है, और उसके लिए रिसोर्सेज का और तरह इस्तेमाल चाहिए। और फिर जब हम ये सोचते हैं कि ये नेबरहुड में क्यों प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग या पुलिस की गश्त से भी ज़्यादा कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है, ताकि उनकी भी राय शामिल की जाए कि ये क्या वजह है कि ये एरिया जो है वल्नरेबल है। और फिर ज़ाहिर है कि जो विक्टिमाइजेशन थ्योरी है, वो हमें इस तरफ गाइड करेगी कि वो मार्केट प्लेस कौन सी है जहाँ से ये लोग जो है इसकी खपत किस जगह पे है, कहाँ से ये लोग जो हैं वो इसकी डिमांड को जनरेट कर रहे हैं। तो विक्टिमाइजेशन थ्योरी जो है वो हमें सोर्स का भी पता बता सकती है। और री-विक्टिमाइजेशन से हमें अंदाज़ा है कि अगर ये मूवमेंट जो है कि ये क्राइम हॉटस्पॉट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है, तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो शायद वो जो प्लेस एरिया और नेबरहुड थ्योरी है, तो हम देख सकते हैं कि जो हॉटस्पॉट है फॉर इंस्टेंस विक्टिमाइजेशन के हवाले से, तो वो क्या उसके इर्द गिर्द ही हैं, ताकि अगर वो सिर्फ अपनी सिम चेंज कर रहे हैं या वो कारोबार को बंद कर रहे हैं, या क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो इस क्राइम को रोकने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रही। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का मतलब ये है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे आमतौर पे लोग आते हैं और वहाँ पे उनकी मूवमेंट जो है वो आमतौर पर रहती है। मिसाल के तौर पर आम लोग देहातों से जब माइग्रेट करते हैं बड़े शहरों में, तो वो आमतौर पर ऐसे एरियाज़ का इंतखाब करते हैं जो सस्ते होते हैं। वो कुछ अरसे के लिए वहाँ पे क़याम करते हैं, जब उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में दाखिल हो जाते हैं, उनके कारोबार सेटल हो जाते हैं, तो वो आमतौर पर मोस्ट एफ्लुएंट एरियाज़ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं या अच्छे खुशहाल इलाकों की तरफ जाते हैं। तो ये जो एरियाज़ हैं, जो एक किस्म के ट्रांजिशनल पॉइंट्स बन जाते हैं, बड़े शहरों के किनारों पे आमतौर पर मौजूद होते हैं या कच्ची आबादियों की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे लगातार लोगों का आना-जाना लगा रहता है। कुछ लोग आ रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वहाँ से मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो ट्रांज़िशन है, ये एक डिसऑर्गनाइज़ेशन पैदा करती है, जहाँ पे किसी किस्म की स्ट्रैटेजी जो है, पुलिस की तरफ से काबिल अमल नहीं होती, और लोगों का भी जो आपस में मिलना-जुलना है वो ज़रा कम होता है, क्योंकि लोग आमतौर पर वहाँ पे एक शॉर्ट स्टे के लिए रुके होते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए रहना नहीं चाहते। तो आमतौर पर वो एक-दूसरे को उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते मॉरल एक्टिविटीज़ में, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम देहातों की बात करें, तो लोग कई 100 साल से एक ही गाँव में आबाद हैं, उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, एक-दूसरे के साथ उनका मिलना-जुलना है। वहाँ पे हम देखते हैं कि आमतौर पर घरों के दरवाज़े खुले होते हैं, लोग गलियों में इस तरह आवारागर्दी नहीं कर रहे होते, जिस तरह हम आमतौर पर शहरों में देखते हैं। और अगर कोई आदमी अनवांटेड वहाँ पे उनको नज़र भी आ जाए, तो वो पूछ लेते हैं कि आप कौन हैं? किस किस तरफ से आए हैं? ज़्यादातर तो एक-दूसरे को जानते हैं, इस वजह से लोग जो है किसी भी किस्म का एडवांटेज वहाँ पे या आवारागर्दी करने की कोशिश नहीं करते। तो ये जो एक सोशल जो बॉन्डिंग है, ये आमतौर पर ऐसे एरियाज़ जो जिस तरह कच्ची आबादियाँ हैं या लो इनकम एरिया हैं, वहाँ पे ये सोशल बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो सकती। कोशिश तो की जाती है, लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे-जैसे लोग आते हैं,
कुछ लोग 6 महीने में मूव कर जाते हैं, कुछ साल में मूव कर जाते हैं। तो आम तौर पर ये होता है कि वहाँ पे जो एक सोशल बॉन्डिंग है या जो एक नेचुरल सर्विलेंस है, उसका फुकदान होता है। और जब वो लोगों की नज़र से भी क्राइम बच जाते हैं, तो पुलिस के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाते हैं। तो आम तौर पर जो क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं, उनको अगर डेटा एनालिसिस उनका जो है, वो उनको क्रिमिनोलॉजिकल थीरीज़ के साथ मिलाकर किया जाए, तो बेहतर रिज़ल्ट्स दे सकता है। और आम तौर पर अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, तो जितनी भी जो क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं, उनको सिर्फ़ क्राइम हॉटस्पॉट्स की नज़र से नहीं देखा जाता, बल्कि उनकी वजूहात को भी देखा जाता है कि इसके पीछे वो कौन से अवामिल हैं जो कार फरमा है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में मोबाइल स्नैचिंग होती है, तो लाजमी तौर पर उसकी कोई मार्केट हो जहाँ पे वो जाके बेचते भी होंगे। अगर मोटरसाइकिल चोरी होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो मोटरसाइकिल चोरी भी होती है और किसी जगह पे बिकती भी है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम विक्टिमाइज़ेशन को भी देख लें और क्राइम हॉटस्पॉट को भी देख लें और फिर आगे देख लें कि इसकी जो मार्केट है, जहाँ पे इन चीज़ों की खपत है, वो कहाँ पे हो रही है। मंशियात के हवाले से हमें ये देखना है कि ये कहाँ पे जाके कंज़्यूम हो रही हैं। मोबाइल फ़ोन या मोटरसाइकिल की शक्ल में हमने देखना है कि ये इनका जो एंड प्रोडक्ट है या इनकी कंज़म्पशन जो है, वो किस जगह पे हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्राइम हॉटस्पॉट के साथ तल्लक करके और देख के अगर एनालाइज़ की जाएँ और स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तो क्राइम मैपिंग या क्राइम हॉटस्पॉट जो है, वो बड़ा कारगर साबित हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है क्राइम मैपिंग को सिर्फ़ और सिर्फ़ क्राइम हॉटस्पॉट के तौर पर ही समझा और देखा जाता है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। और आपका क्या ख़्याल है कि क्या क्राइम हॉटस्पॉट जो है वो पाकिस्तान में अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही? ख़ासकर बड़े शहरों में, जैसे कराची, लाहौर में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते। तो उन एरिया को आइडेंटिफ़ाई करें, ताकि हम उन एरियाज़ को भी डिस्कस करें कि उनमें क्या इश्यूज़ हैं और किस-किस के मसाइल हैं। 2-3 क्राइम हॉटस्पॉट्स हम बड़े आराम से पिंडी, लाहौर, कराची में आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो मंशियात के हवाले से कि किस जगह पे मंशियात ज़्यादा बिक रही हैं और किस जगह पे मोटरसाइकिल चोरी या गाड़ी चोरियों की वारदातें होती हैं। हम ऐसे भी एरियाज़ को देखते हैं, मिसाल के तौर पर जो फ्लुएंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि डकैती और चोरी की वारदातें भी होती हैं। तो देखना ये है कि क्या उन लोगों का भी लाइफ़ पैटर्न कैसा है, कैसे चेंज किया जा सकता है और वो कौन लोग हैं जो उनको विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो अपने वीडियो में अपने कमेंट में ज़रूर हमारी वीडियो पे कमेंट किया करें, बताएँ कि हम आपको ये कैसा प्रोग्राम लग रहा है और अगर आपकी जो इनपुट है वो हमें सही सिम दे सकती है। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।